हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त सब है। आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल के स्टूडेंट्स हैं उनका एक सब्जेक्ट हैगा फाइनेंस फॉर एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं इस सब्जेक्ट की जो यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 हैं उनकी वन शॉट रिवीजन, जिसमें हम इन सभी यूनिट के जो कंसेप्ट आपके सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स में आने वाले हैं उन सभी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन के अंदर। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले की जो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 हैं वो चैनल पर अपलोड हो रखी हैं। आपने अगर मतलब दोनों यूनिटों को मैंने एक ही वीडियो में कवर करा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए जाके, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, यूनिट नंबर 3 है कि हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट ऑफिस है वो हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवा दिया। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस में भी हमारी सेविंग स्कीम होती है, उसके क्या क्या टाइप है सबसे पहले वो देखते हैं। नंबर 1 है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। पोस्ट ऑफिस का एक सेविंग अकाउंट होता है। तो ये क्या होता है? इट इज एन अकाउंट विच कैन यूज सेव मनी एंड कैरी आउट डे टू डे ट्रांजेक्शन। ये अकाउंट किस लिए यूज किया जाता है? मनी को सेव करने के लिए और डे टू डे ट्रांजेक्शन करने के लिए। इसको हम 500 रुपये से की अमाउंट से, मिनिमम अमाउंट जो हमें चाहिए होती है वो 500 रुपये की अमाउंट से हम खोल सकते हैं। नॉमिनेशन इसमें मैंडेटरी होता है जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं। इंटरेस्ट इसमें आपको 4% पर एनम के बेसिस पर पेएबल होता है। और मिनिमम बैलेंस पर, जो भी आपका मिनिमम बैलेंस रहा होगा पूरे टाइम में, पूरे साल में, उस पर मिलेगा आपको 4% का इंटरेस्ट बिटवीन 10 ऑफ मंथ एंड एंड ऑफ मंथ। 10 से लेकर मंथ के एंड तक में जो मिनिमम बैलेंस रहेगा उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड टाइप का अकाउंट होता है 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये भी एक टाइप का अकाउंट है। रिकरिंग मीन्स होता है हैपनिंग रेगुलरली। ये एक आरडी स्कीम है जिसकी इंटेंशन क्या है? इंडिविजुअल को रेगुलरली सेव करने की आदत डलवाना। इट कैन ओपन विद ₹100 पर मंथ और एनी मल्टीपल ऑफ 10। इसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं? मतलब 100 रुपये महीना डालो या फिर कोई भी 10 का मल्टीपल, 100, 1000, 10,000 इस टाइप से आप करके, मतलब इस टाइप से करके रेगुलरली आपको वो अमाउंट पे करनी पड़ती है। इसमें इंटरेस्ट इसमें आपको मिलता है 5.8% का कंपाउंडेड क्वार्टरली बेसिस पर। 5 ईयर रेफर्स टू टाइम इट टेक फॉर मैच्योरिटी। इसकी मैच्योरिटी कब होती है? 5 साल के बाद होती है, इसलिए इसका नाम 5 ईयर पोस्ट सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट रखा गया है। फ्रॉम ओपनिंग डेट आफ्टर दिस एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर ओपनिंग विच इज मोर 5 ईयर। अगर आप 5 साल के बाद भी इसे ओपन करके रखना चाहते हैं तो फिर अगले 5 सालों के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल हो जाती है। थर्ड आएगा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है? तो इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी डिपॉजिट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड एट द एंड ऑफ पीरियड यू गेट मैच्योरिटी अमाउंट। ये एक तरीके से एफडी स्कीम जो नॉर्मल बैंक्स में होती है वो होती है पोस्ट ऑफिस में, उसे कहते हैं टाइम डिपॉजिट अकाउंट। इसमें आपको क्या करना होता है? एक सर्टेन सम को डिपॉजिट कर देना होता है, उसके जब ये मैच्योर हो जाती है उसके बाद आपको वो सम मिल जाता है। इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइम डिपॉजिट अकाउंट इज पेएबल एनुअली बट कैलकुलेटेड क्वार्टरली। इंटरेस्ट जो पेएबल होता है इसमें वो कैसे दिया जाता है? कैलकुलेट तो ये होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली बेसिस पर, लेकिन मिलता आपको साल के एंड में। ये मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट, मिनिमम अमाउंट कितनी चाहिए होती है आपको? 1000 रुपये चाहिए होते हैं आपको ये अकाउंट खोलने के लिए। एंड मल्टीपल ऑफ 100, और 100 के कोई भी मल्टीपल में आप खोल सकते हैं, 1000 से ज़्यादा कितने भी। देयर आर 4 टर्म्स ऑफ पीरियड। इसमें 4 टाइप की टर्म्स होती है मैच्योरिटी की: 1 ईयर की, 2 ईयर की, 3 ईयर की एंड 5 ईयर की। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का अकाउंट है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट। ये क्या है? इफ यू हैव अ सस्टेनेबल सम ऑफ मनी यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ मैनर दैट पे यू सर्टेन सम ऑन रेगुलर बेसिस। ये एक तरीके का एक अकाउंट होता है या स्कीम होती है, आप कुछ भी समझ लीजिए, जिसमें आप स्टार्टिंग में कुछ पैसा जमा कर देते हैं, उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ कुछ अमाउंट मिलती रहती है, एक तरीके से इंस्टॉलमेंट्स में। MIS मंथली इनकम स्कीम कैन बी ओपन। इसे हम कितने अमाउंट से खोल सकते हैं? 1000 रुपये या कोई भी इसके मल्टीपल से। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है इसमें 4.5 लाख रुपए की इन सिंगल और 9 लाख रुपीज की ज्वाइंट अकाउंट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें 6.7% पर एनम पेएबल मंथली। मंथली आपको इंटरेस्ट मिलता है 6.7% का, मतलब इंटरेस्ट मिलता है 6.7% का पूरे साल का, लेकिन टाइम जो आपको मिलता रहे वो हर महीने उस हिसाब से मिलता रहता है। नेक्स्ट टाइप का अकाउंट आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है? ये स्कीम किसके लिए है? वो लोग जो
60 साल की एज से ऊपर हो चुके हैं। रिटायर्ड सिविलियन के लिए ये होता है कि उन्हें 55 साल पर भी मिल जाता है। जो डिफेंस के रिटायर होते हैं उनके लिए इसमें जो एज लिमिट आएगी वो आएगी 50 ईयर्स। वो लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं। मिनिमम डिपॉजिट आपको 1000 रुपये करने होते हैं और आप 1000 के मल्टीपल में कितने भी रुपए का डिपॉजिट कर सकते हैं। कितने रुपए तक? 15 लाख रुपए तक। इंटरेस्ट रेट जो मिलता है आपको इसमें वो मिलता है 7.6% पर एनम के रेट पर। ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये कौन सा होता है? तो इट इज अ लॉन्ग टर्म स्कीम। ये 15 साल की एक स्कीम होती है जो कि रेगुलर सेविंग को इनकरेज करने के लिए बनाई जाती है। इंटरेस्ट इसमें 7.1% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली दिया जाता है। मिनिमम डिपॉजिट जो होता है वो 500 रुपीज़ का होता है और आप 1.5 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड कार्टर टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड। यह अकाउंट सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। गर्ल्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए अकाउंट खोला जाता है। इसमें मिनिमम डिपॉजिट हमें 250 रुपये का होता है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट कैन बी मेड कब तक करना होता है डिपॉजिट? 15 साल कंप्लीट होने तक, जब से इसे खोला है। और इंटरेस्ट जो मिलता है वो इस पर मिलता है 7.6% कंपाउंडेड ईयरली रेट से। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का आता है हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो इट इज अ सेविंग ऑप्शन विद 5 ईयर मैच्योरिटी। ये एक सेविंग का ऑप्शन है, 5 साल की मैच्योरिटी होती है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है लमसम में बिगनिंग में। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इसमें आपको 6.8% कंपाउंडेड एनुअली बट पेबल होता है मैच्योरिटी पर। नेक्स्ट आता है किसान विकास पत्र। इसमें क्या होता है? इट इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें लमसम अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी होती है बिगिनिंग में। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 7% कंपाउंडेड एनुअली का अमाउंट और 10 साल 3 महीने के बाद किसान विकास पत्र में आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो 10 साल 3 महीने में डबल हो जाती है। और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है इंडियन पोस्ट? तो मनी ट्रांसफर की सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। इट इज द फर्स्ट मनी रेमिटेंस सर्विसेज विच इज कैरिड आउट बाय इंटरनेट। ये एक मनी भेजने का मतलब मनी ट्रांसफर का तरीका है जो कि इंटरनेट की मदद से होता है। दिस सर्विस हैज बीन ऑफर्ड बाय इंडियन पोस्ट। कब से दे रहा है इंडिया पोस्ट इसकी सर्विस? 2008 से। फिजिकल पेपर बेस्ड मनी ऑर्डर आर नो लॉन्गर एक्सेप्टेड। और जो फिजिकल पेपर बेस्ड मनी पहले भेजी जाती थी वो एक्सेप्टेड नहीं रहती है। नेक्स्ट है वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? तो दिस सर्विस इज रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया पोस्ट एंड वेस्टर्न यूनियन। इसमें क्या हुआ? कोलैबोरेशन हुआ था इंडिया पोस्ट का और वेस्टर्न यूनियन का, उससे ये सर्विस बनी थी। दिस सर्विस इनेबल मनी रिसीविंग फ्रॉम अब्रॉड कॉल इंटरनेशनल मनी टू कस्टमर इन इंडिया। तो अगर आप बाहर किसी कंट्री से आपको मनी ऑर्डर मंगवाना है तो आप फिर इस स्कीम के थ्रू मंगवा सकते हैं, सर्विस के थ्रू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये एक टाइप की इंडिया पोस्ट की अपनी खुद की बैंक है। इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ बैंक फोकस्ड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड प्रोविजन ऑफ पेमेंट। जैसे कमर्शियल बैंक होती हैं वैसी उसी टाइप की एक बैंक है जिसमें डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है और डिमांड पर उसे विड्रॉल करवाया जा सकता है। एंड प्रोविजन फॉर पेमेंट रेमिटेंस सर्विसेज। इट वाज लॉन्च, कब लॉन्च हुआ था? 1 सितंबर 2018 में। सर्विस ऑफर बाय आईपीपीबी। कौन कौन सी सर्विस देता है ये? सेविंग अकाउंट की, करंट अकाउंट की, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर कॉल्ड जीवन प्रमाण। ठीक है। ये हो गया हमारा इंडिया पोस्ट बैंक का। तो देखिए ये हमारी इंडिया पोस्ट वाली यूनिट कंप्लीट हो गई है। यूनिट 3 में इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसके अलावा आपको और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना है कि ये काफी है। ठीक है। हमारे पास है कि यूनिट नंबर 4, इसमें आएगा हमारे पास इंश्योरेंस सर्विसेज की। इंश्योरेंस सेक्टर जो होता है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है? तो सबसे पहले अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, द इंश्योरेंस कंपनी एंड एन इंडिविजुअल, वेयर इन इंश्योरेंस प्रोमिसेस टू इंडेमनिफाई फॉर फाइनेंशियल लॉस और अक्रेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट ड्यू टू इंश्योर्ड इन रिटर्न फॉर प्रीमियम पेड एट रेगुलर इंटरवल। इंश्योरेंस क्या होता है? जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एक पर्सन के बीच में जिसे हम कहते हैं इंश्योर्ड, और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जिसे कहा जाता है इंश्योरर। इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड पर्सन को कि अगर तुम्हें कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए हम तुम्हें इंडेमनिफाई करेंगे, बट उसके बदले में तुम्हें हमें रेगुलर इंटरवल पर कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है। ये होता है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस इज रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म इन विच एन इंडिविजुअल ट्रांसफर इज रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी। ये एक मैकेनिज्म होता है जिसमें एक पर्सन का रिस्क एक इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफर हो जाता है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हैं हमारे पास। पहला आएगा लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस कवर इंडिविजुअल अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेथ। लाइफ इंश्योरेंस है वो किस चीज को कवर करता है? अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली वालों को कोई फाइनेंशियल लॉस ना बियर करना पड़े, उसको कवर करता है। दीज आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। कई सारे टाइप के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि
टर्म, इंडोमेंट, होल, मनी बैक एंड यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स। प्रिंसिपल क्या होते हैं इंश्योरेंस के? नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसमें क्या होता है, मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंश्योरर है और इंश्योर्ड है दोनों के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए कि दोनों कोई एक दूसरे से कोई भी बात ना छुपाएं। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ proximate cause. It is based on cause and effect. Cause which state once effect has proven and cause has traced, it is not necessary to go further. ये कहता है अगर एक बार कॉज पता लग गया क्या कॉज हुआ है और हमने उसे प्रूव कर दिया है तो फिर उसे बार बार फिर उसी पर बात करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब जो पार्टी इंश्योरेंस करवा रही है किसी भी सब्जेक्ट मैटर का, उस पार्टी का उस सब्जेक्ट मैटर में एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर उसे कोई हो तो उसे कुछ खराब हो का मैटर का उसके सामने, तो फिर वो सारे स्टेप्स ले जो एक अनइंश्योर्ड पर्सन लेता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इसमें क्या होता है, दिस स्टेट दैट फॉलोइंग द सेटलमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉसेज इनकर्ड ऑन इंश्योर्ड सब्जेक्ट मैटर द इंश्योरर हैज अथॉरिटी टू एक्ट इन प्लेस ऑफ पॉलिसी होल्डर। This principle gives insurer the right to recover any loss payment paid to insurer from third party and prevent insured from collecting twice. क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में कि जिस पार्टी की वजह से लॉस हुआ है इंश्योर्ड पर्सन को, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट चला जाता है कि वो उस पार्टी से डैमेजेस क्लेम कर सके और कहीं दोबारा से जो इंश्योर्ड पर्सन है वो उस पार्टी से भी डैमेजेस क्लेम तो नहीं कर रहा है, ये इंश्योर करे। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। एज पर दिस द इंश्योर्ड विल ओनली बी कंप्लीटली कंपेंसेटेड फॉर देयर एक्चुअल लॉस। मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, जो इंश्योर्ड पर्सन है वो सिर्फ उसका जितना एक्चुअल लॉस हुआ है ना वही लॉस को इंडेमनीफाई किया जाए, ना कि वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी प्रॉफिट बना सके। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसमें आता है अगर इंश्योर्ड पर्सन ने एक से ज्यादा इंश्योरेंस प्लान ले रखे हैं तो फिर सारे इंश्योरेंस प्लान जो भी होंगे वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, उन सभी को मिलाकर जो भी अमाउंट बनती है वो सारे इक्वली कंट्रीब्यूट या जो भी प्रोपोर्शन होगा उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। सबसे वो अलग अलग एक ही चीज का इंश्योरेंस नहीं ले सकता। सेवंथ है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। द इंश्योर इज ऑब्लाइग्ड एज ऑनर टू टेक नेसेसरी स्टेप मिनिमाइज लॉस। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो सब्जेक्ट मैटर में अगर उसके सामने कोई लॉस हो रहा है सब्जेक्ट मैटर का तो वो सारे स्टेप्स ले उस लॉस को मिनिमाइज करने के, जिससे कम से कम लॉस हो और इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम क्लेम देना पड़े। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रिंसिपल। किन प्रिंसिपल पर इंश्योरेंस कंपनी वर्क करती है। आगे आएगा हमारे पास अब लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस मैंने आपको बता ही दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड पर्सन को कि अगर तुम्हारी डेथ हो जाती है तो फिर तुम्हारे बाद जो भी नॉमिनी होंगे हम उन्हें एक लमसम अमाउंट देंगे, बट उसके लिए तुम्हें हमें प्रीमियम पे करनी होगी। ठीक है, कैटेगरी दिया लाइफ इंश्योरेंस की। नंबर 1 प्योर प्रोटेक्शन है। इसमें क्या होता है, इट इज अ प्लान डिजाइन टू सिक्योर वंस फैमिली फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग लमसम अमाउंट। इसमें लमसम अमाउंट प्रोवाइड की जाती है किसी पर्सन की डेथ पर, मतलब इंश्योर्ड पर्सन की डेथ पर। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन कम सेविंग। तो इट इज अ फाइनेंशियल टूल दैट हेल्प इंडिविजुअल टू प्लान लॉन्ग टर्म गोल्स व्हाइल ऑफरिंग बेनिफिट्स ऑफ लाइफ कवर। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटेक्शन तो मिलती है, मतलब इंश्योरेंस तो मिलता है, उसके साथ में उसकी सेविंग्स भी होती है, मतलब लॉन्ग टर्म प्लान गोल्स को वो अचीव कर पाता है। अब ये प्रोज और कॉन्स दिए हैं, मतलब बेनिफिट क्या क्या है लाइफ इंश्योरेंस का। तो ये सेफ गार्ड है इंश्योर्ड की फैमिली का, प्रोवाइड करता है पीस ऑफ माइंड, मतलब एक बंदे को शांति देता है कि हाँ मेरे परिवार सुरक्षित रहेगा मेरे बाद। और सम एश्योर्ड रिसीव्ड एट मैच्योरिटी, जो सम मिलता है हमें किसी के डेथ पर वो फिर टैक्स फ्री रहता है। सम इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड क्रिटिकल लाइफ कवर भी देती हैं कुछ कंपनियां। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है, पॉलिसी के अगेंस्ट किसी को लोन लेने में भी हेल्प करती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो हाई कॉस्ट होती है ओल्ड पर्सन की, रिटर्न जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और हार्ड होते हैं फोरकास्ट करना, और इंश्योरेंस फर्म में नॉट पे बेनिफिट इवन आफ्टर पॉलिसी मैच्योर। कई बार क्या होता है पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी बेनिफिट नहीं मिलता। पॉलिसी ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन सी पॉलिसी देती है। नंबर 1 आती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड डेथ बेनिफिट बेनिफिशियरी ओनली इफ इंश्योर्ड डेथ। अगर पॉलिसी की टर्म के दौरान किसी इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसे इसका बेनिफिट मिल जाता है। इट इज़ अ पॉपुलर टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंड कंसिडर्ड एज सिंपलेस्ट। ये सबसे सिंपल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। अंडर दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ कवरेज इज ऑफर्ड एट वेरी नॉमिनल प्रीमियम।
कम से कम प्रीमियम पर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का प्रॉमिस किया जाता है। नेक्स्ट है होल लाइफ इंश्योरेंस। तो इट इज़ ऑफन नोन एज स्टेट और रेगुलर लाइफ, इसे हम स्टेट और रेगुलर लाइफ भी कहते हैं। एज लॉन्ग एज प्रीमियम पेड इट रिमेन फॉर ड्यूरेशन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन लाइफ स्पेन। इसमें क्या होता है, जब तक आप प्रीमियम पे करते रहेंगे तब तक आपकी पॉलिसी एक्टिव रहेगी। जैसे आपने प्रीमियम पे करनी बंद करी वैसे आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 100 ईयर होता है। थर्ड है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इट इज अ टाइप ऑफ प्लान लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट ऑफर ड्यूअल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस। ये एक ऐसा इंश्योरेंस का प्लान है जिसमें इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलता है। पोर्शन ऑफ प्रीमियम पेड टुवर्ड्स LIP इज डायरेक्टेड टुवर्ड इंश्योरिंग इंश्योरेंस कवरेज। जो प्रीमियम पे करता है पर्सन, उसका कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर दिया जाता है और कुछ पार्ट एज अ प्रीमियम रख लिया जाता है। फोर्थ आती है इंडोमेंट पॉलिसी। इट इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान दैट एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इंश्योरेंस एंड सेविंग्स। इंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है, ये इंश्योरेंस के साथ साथ एक सेविंग का भी प्लान होता है। इट एम्स टू प्रोवाइड लमसम पेमेंट एट एंड। सबसे एंड में एक लमसम पेमेंट दे दी जाती है अगर क्लेम नहीं होता है, मतलब अगर किसी पर्सन की डेथ नहीं होती है फिर भी उसे एक लमसम अमाउंट दी जाती है एंड में, ठीक है। फिफ्थ है मनी बैक पॉलिसी। तो इट ऑफर पॉलिसी होल्डर अ परसेंटेज ऑफ टोटल सम एश्योर्ड एट पीरियोडिक इंटरवल इन फॉर्म ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट। इसमें क्या होता है, पॉलिसी होल्डर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि हम अगर आप इतने टाइम तक प्रीमियम भरेंगे तो इतने टाइम के बाद आपको इतनी मैच्योरिटी की अमाउंट मिल जाएगी, क्योंकि आपका पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई, मतलब कोई डेथ वगैरह नहीं हुई। तो सिक्स्थ आता है रिटायरमेंट प्लान। इट इज अ लाइफ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दैट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी पोस्ट योर रिटायरमेंट। आफ्टर यू रिटायर यू लूज योर रेगुलर इनकम, इट हेल्प यू टू क्रिएट स्टेबल रेगुलर इनकम। रिटायरमेंट प्लान में क्या होता है, जब आप जॉब कर रहे होते हो, मतलब रिटायर नहीं हुए होते, तब आप इसकी प्रीमियम पे करते हो, और जब आप रिटायर हो जाते हो ना, 60 ईयर से अबव हो जाते हो, फिर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको इंस्टॉलमेंट में, मंथली इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मिलती रहती है, आपकी रेगुलर इनकम बनी रहती है। टाइप ऑफ टर्म इंश्योरेंस है हमारे पास। नंबर 1 है लेवल प्रीमियम। तो दिस पॉलिसी प्रोवाइड कवरेज फॉर 10 to 30 ईयर। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड डेथ बेनिफिट इज बोथ फिक्स्ड। ये क्या होता है, 10 से 30 साल तक की ये पॉलिसी होती है। इसमें क्या होता है, प्रीमियम के साथ साथ डेथ का बेनिफिट दोनों ये फिक्स होते हैं। प्रीमियम भी फिक्स होता है और डेथ के बाद कितना बेनिफिट मिलेगा ये भी फिक्स होता है। प्रीमियम हायर होता है इसमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस से। सेकंड है ईयरली रिन्यूएबल टर्म पॉलिसी। दिस पॉलिसी हैव नो सेट ड्यूरेशन एंड कैन बी रिन्यूड एनुअली विदाउट रिकरिंग प्रूफ ऑफ इंश्योरेबिलिटी। ये कौन से टाइप का प्लान होता है, इसमें आपको हर साल अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाना पड़ता है अगर आप उसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। थर्ड है पॉलिसी ऑफ डिक्रीजिंग टर्म। इसमें क्या होता है, द दैट बेनिफिट ऑफ दिस प्लान डिक्रीजेज एनुअली अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड शेड्यूल। पॉलिसी होल्डर पे फिक्स्ड लेवल ऑफ प्रीमियम थ्रू आउट द ड्यूरेशन। पूरे ड्यूरेशन में जितनी भी लाइफ होती है इंश्योरेंस पॉलिसी की, उसमें पॉलिसी होल्डर को फिक्स प्रीमियम पे करना पड़ता है। बट जो डेथ का बेनिफिट है, जैसे जैसे आपकी पॉलिसी मैच्योरिटी के करीब जाती जाएगी वैसे वैसे उसके बेनिफिट की अमाउंट कम होती जाती है। इंडोमेंट पॉलिसी के टाइप दिए हैं। नंबर 1 फुल इंडोमेंट। इसमें क्या होता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट इंडोमेंट प्लान्स। इसे हम प्रॉफिट इंडोमेंट प्लान्स भी कहते हैं। द कस्टमर विल गेट सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। जो कस्टमर को सम एश्योर्ड किया गया है वो मैच्योरिटी पे मिलता है। इन केस ऑफ डेथ इंश्योरेंस कंपनी पे द अमाउंट टू नॉमिनी। अगर डेथ हो जाती है तो फिर नॉमिनी को वो अमाउंट मिलती है। एज दिस ऑफर सम एक्स्ट्रा बेनिफिट द अमाउंट पेड एट मैच्योरिटी इज लार्जर देन सम एश्योर्ड। ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देती है, तो जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलती है वो सम एश्योर्ड से ज़्यादा होती है। सेकंड है यूनिट लिंक्ड इंडोमेंट प्लान। दिस इज सुटेबल फॉर पीपल हु आर रिस्क टेकर एंड वांट बिगर रिटर्न। ये उन लोगों के लिए है जो कि रिस्क टेकर हैं और उन्हें बिग रिटर्न चाहिए। दिस प्रीमियम आर यूज्ड टू बाय इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट। इसमें क्या किया जाता है, जो आप प्रीमियम भरते हैं उससे इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट्स खरीद ली जाती हैं, जो कि लाइफ इंश्योरेंस का भी कवर देते हैं साथ में। थर्ड है नॉन प्रॉफिट इंडोमेंट। इसमें क्या होता है, दिस पॉलिसी पे अ लम सम एट मैच्योरिटी और टू योर नॉमिनी इन अनसर्टेन इवन व्हेन कम फर्स्ट। इसमें क्या होता है, आपके नॉमिनी को या फिर आपको या तो मैच्योरिटी पर या फिर अगर कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाता है, मतलब डेथ वगैरह हो जाती है, तो फिर सम एश्योर्ड दे देते हैं। कंपनसेशन अमाउंट इज फिक्स्ड एंड स्टैटिस्टिक प्लान। इसमें क्या होता है, जो कंपनसेशन की अमाउंट होती है वो भी फिक्स होती है, प्रीमियम भी एक तरीके का फिक्स होता है। फोर्थ है यूनिटाइज्ड विद प्रॉफिट इंडोमेंट प्लान। तो इट कंबाइन यूलिप्स अर्निंग पोटेंशियल विद गारंटीड रिटर्न। इसमें क्या होता है, आपको जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं उनके साथ साथ गारंटीड रिटर्न का भी बेनिफिट मिलता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपकी मनी को मार्केट वॉलिटी से,
Capital market determine project profit. The payback is assured despite market volatility. This product ensure risk free and high return investment. ये एक तरीके की रिस्क फ्री और हायर रिटर्न इन्वेस्टमेंट होती है। फिफ्थ है लो कॉस्ट इंडोमेंट। तो दिस प्लान डिमांडेड लोअर प्रीमियम विच अलाउ पॉलिसी होल्डर टू सेव फॉर फ्यूचर पेमेंट। इसमें क्या होता है, जो प्रीमियम होती है वो आपकी लो होती है। द इंश्योरेंस पे सम एश्योर्ड टू नॉमिनी इन केस ऑफ डेथ। डेथ के केस में नॉमिनी को इंश्योरेंस का सम अमाउंट मिलता है। द पर्पज इज टू बिल्ड अप फंड इन सर्टेन टाइम। और कुछ ही समय में फंड जनरेट करने के लिए ये सबसे अच्छा मेथड होता है पॉलिसी का। ये तो हो गया आपका इंश्योरेंस के बारे में सारा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हो गया सारा आपका लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अब आएगा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवरेज दैट अलाउ एन इंश्योर्ड टू रिसीव रिम्बर्समेंट फॉर मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी किस लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है कि अगर आपको कोई भी मेडिकल या सर्जिकल एक्सपेंस इनकर होता है तो उसे फिर हम इंडेमनीफाई करेंगे। इसमें भी आपको प्रीमियम पे करनी पड़ती है और उसके अगेंस्ट जब भी आपको कोई मेडिकल या सर्जिकल एक्सपेंस बियर करना पड़ता है तो फिर उसे आप बियर ना करके इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है आपके बिहाफ पर। बेनिफिट क्या होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। एनी इलनेस दैट नीड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड बाय मोस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इसमें कई कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें एकदम हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो फिर ये उसके लिए बेटर होता है कि आपके पास इंश्योरेंस प्लान हो ये वाला। सेकेंड है लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी। इंश्योरेंस प्रोवाइडर आर रिक्वायर्ड बाय आरडीआई टू प्रोवाइड लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी बेनिफिट टू पॉलिसी होल्डर। इसमें क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर होते हैं उन्हें बेनिफिट मिलता है कि जब तक आप प्रीमियम पे करते रहेंगे आपकी पॉलिसी रिन्यू होती रहेगी। जैसे आपने प्रीमियम बंद करा वैसे आपकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी। थर्ड है कैशलेस ट्रीटमेंट। इसमें आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं होती अपने ट्रीटमेंट के लिए। आपको ट्रीटमेंट करवाना होता है और उसकी स्टेटमेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज देनी होती है, फिर वो जहां पर भी आपने ट्रीटमेंट करवाया उन्हें पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है नो रूम रेंट कैपिंग। रूम रेंट ऑफ हॉस्पिटल रूम कवर अंडर सच हेल्थ इंश्योरेंस। जो रूम का रेंट होता है हॉस्पिटल्स में वो भी इसके अंदर कवर होता है। फिफ्थ टैक्स बेनिफिट। इस इनकम पर कोई भी टैक्स का डिडक्शन नहीं होता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। सिक्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। जो एम्बुलेंस के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो भी इसके अंदर कवर होते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन कौन सी पॉलिसी देती है। तो नंबर 1 इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। दिस प्लान हैव सिंगल पॉलिसी होल्डर हु रिसीव ऑल कवरेज बेनिफिट। इसमें सिंगल पॉलिसी होल्डर का इंक्लूड किया जाता है, मतलब सिर्फ एक पर्सन के लिए ये पॉलिसी होती है। दिस प्लान इंक्लूड पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। इसमें क्या क्या आता है, पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले का जो भी एक्सपेंस हुआ हो, और हॉस्पिटल से आने के बाद जो भी थोड़ा बहुत एक्सपेंस होता है वो सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। इसकी कोई अपर एज की लिमिट नहीं होती है रिन्यूअल करवाने की। देयर इज नो लिमिट ऑफ नो क्लेम मेड ड्यूरिंग टर्म ऑफ पॉलिसी। यहाँ पर कितने भी क्लेम कर सकते हैं आप अपनी पॉलिसी के दौरान, कोई लिमिट सेट नहीं होती है। नेक्स्ट है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। तो इट इज अ प्लान कवर एंटायर फैमिली फॉर फ्लोटर सम इंश्योर्ड। इसके अंदर क्या होता है, पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। दे मेक इट इजियर फॉर इंडिविजुअल टू मैनेज हिज और हेल्थ इंश्योरेंस बाय कवरिंग फैमिली मेंबर। इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल को इजीली मैनेज कर लेता है वो अपने इंश्योरेंस के साथ साथ सभी फैमिली मेंबर का भी इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। तो दिस प्लान आर डिजाइन, ये किसके लिए बनाए गए हैं, जो 60 साल से लेकर 75 साल तक के लोगों के लिए ये प्लान होते हैं। इट इज एडवाइजेबल टू ऑब्टेन दिस बिकॉज मोस्ट पॉलिसी डू नॉट कवर ओवर द एज 65। क्योंकि कई सारी जो पॉलिसी होती हैं वो क्या करती हैं, 65 से ऊपर के एज के पर्सनों को कवर नहीं करती इंश्योरेंस प्लान में, बट ये वाली 60 से लेकर 75 तक के लोगों को कवर करती है। नेक्स्ट है फोर्थ वुमेन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो दिस प्लान आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू मीट इंश्योरेंस नीड्स ऑफ वुमेन। वुमेन की इंश्योरेंस नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये प्लान बनाए गए हैं। दिस प्लान प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम हेल्थ केयर कॉस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिटायरमेंट, कवरेज फॉर न्यू बोर्न बेबी, कवरेज फॉर चाइल्ड एजुकेशन एंड सो ऑन। ये प्लान्स होते हैं वो वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं कई सारे एक्सपेंसेस से, जैसे रिटायरमेंट, कवरेज फॉर न्यू बोर्न बेबी का, चाइल्ड की एजुकेशन का, और कई सारे। दिस प्लान हैव लो प्रीमियम, इनकी प्रीमियम लो होती है और लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी का बेनिफिट होता है। क्रिटिकल इंश्योरेंस इलनेस इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या होता है, आपको किसी एक क्रिटिकल अगर कोई डिजीज है तो उसके अगेंस्ट जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है उसे कहा जाता है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान। इसमें लमसम पेमेंट मिलती है इंश्योर्ड पर्सन को जब उसे जरूरत होती है।
सिक्स्थ है डिजीज स्पेसिफिक हेल्थ प्लान। इसमें क्या होता है, पीपल लुकिंग फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ स्पेसिफिक डिजीज में बी इंटरेस्टेड इन दिस प्लान इज ऑल्सो अवेलेबल टू दोज हु हैव नॉट एनी अदर इंश्योरेंस प्लान। ये क्या है, सारी डिजीज जो भी आपको हो उन सभी को कवर करता है ये। बाकी सारे हो अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं है उन्हें सभी को कवर कर लेता है। द प्लान इज बेस्ट सूटेड फॉर पीपल हु हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। जैसे कई लोगों को फैमिली में ही डिजीज होती है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तो उन सभी के लिए ये वाली इंश्योरेंस प्लान बेटर होती है। नेक्स्ट है टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस। तो दिस प्लान इनेबल द इंश्योर टू एनहांस सम एश्योर्ड अंडर इस बेस पॉलिसी टू मेक अप डिफरेंस इन केस hospital cost higher than plans limit. When the claim exceeds the total insured, the top up health policy kicks it. इसमें क्या होता है, अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि जो एक्सपेंस हैगा वो आपका ज़्यादा का है हॉस्पिटल का, और जो आपका अमाउंट है पॉलिसी का वो कम है, तो जो जिन्होंने ये टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा होता है उन्हें क्या होता है, फिर वो पूरा एक्सपेंस उनका कवर कर दिया जाता है पॉलिसी के अंदर, अगर उनकी उतने की पॉलिसी नहीं होती तो भी। नेक्स्ट है अब आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो इट प्रोटेक्ट द फिजिकल गुड्स एंड इक्विपमेंट ऑफ बिजनेस और होम अगेंस्ट लॉस कॉज्ड बाय थेफ्ट, फायर एंड अदर पेरिल्स। मतलब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, आपके जो फिजिकल गुड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं बिजनेस के चाहे घर के, उन सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है किससे, थेफ्ट मतलब चोरी से, फायर लगने से और बाकी सारी इन जैसी चीज़ों से। इट वुड बी ऑल रिस्क पॉलिसी दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल रिस्क स्पेसिफाइड इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये उन सभी रिस्कों को कवर करती है जो जो रिस्क पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं। दे में ऑल्सो कवर पर्सनल लाइबिलिटी इन सम केसेस। ये पर्सनल लाइबिलिटीज को भी कवर करती है कुछ केसेस में। कॉस्ट कवर अंदर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या क्या कॉस्ट कवर होती है। नंबर 1 रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो द एक्सपेंस ऑफ रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल और ग्रेटर वैल्यू। मतलब रिप्लेस करने की कॉस्ट होती है, वो सारे एक्सपेंस इसी में कवर होते हैं। नेक्स्ट है एक्चुअल कैश वैल्यू, जो कि एक्चुअल कैश वैल्यू है, मतलब जितने का लॉस हुआ है एक्चुअल वैल्यू थी उसकी। रिप्लेसमेंट वैल्यू में से जब आप डेप्रिसिएशन को खत्म कर दें तो फिर जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसे भी कवर किया जाता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में कौन कौन से आते हैं, तो होम ओनर्स प्रॉपर्टी, मतलब जो होम ओनर होते हैं उनको कोई लॉस ना हो उनके घर की प्रॉपर्टी से, वो सारे इसमें कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट है रेंटर्स इंश्योरेंस। तो द इंश्योरेंस एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्ट टेनेंट। जो किराएदारों के लिए इंश्योरेंस होता है उसे हम रेंटर्स इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें पर्सनल आइटम जो कि रेंटेड रूम में होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है। थर्ड आता है फायर इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर होती है, फायर से अगर कोई भी लॉस होता है तो उसे कवर किया जाता है। डी कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसमें अगर कोई लॉस होता है तो उसे इस इंश्योरेंस के अंदर कवर किया जाता है। ई नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस, मतलब अगर किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से आपका कोई लॉस होता है तो वो उसे नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। फिर आता है आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कौन सा होता है, जो इंश्योरेंस दिस इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड हाई रिटर्न ऑन प्रीमियम विद लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। ये हाई रिटर्न प्रोवाइड करवाता है, जो आप प्रीमियम देते हैं उस पर साथ में आपको लाइफ इंश्योरेंस की भी कवरेज देता है। दिस ऑफर अ मैक्सिमम सम ऑफ 50 लाख रुपीज तक का ये इंश्योरेंस होता है। गवर्नमेंट एंड इंडिया ऑफर दिस टू एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल एंड पब्लिक स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड करवाती है किन्हें, जो लोग सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ में, लोकल बॉडीज़ में इनमें काम कर रहे हैं, उन्हें ये प्रोवाइड करवाया जाता है। द मोस्ट रिमार्केबल एक्सपेक्ट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इज दैट यील्ड रिटर्न विद चेंजिंग लो प्रीमियम। इसमें जो आपकी प्रीमियम होती है वो कम होती है और जो आपको रिटर्न मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। बेनिफिट क्या क्या है, इंश्योर्ड कैन अवेल टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स की एग्जम्पशन मिलती है जिससे ये अमाउंट मिलती है। पॉलिसी लोन ले सकते हैं आप, इससे कन्वर्जन करवा सकते हैं, किसी चीज़ का सरेंडर कर सकते हैं इसे किसी चीज़ के अगेंस्ट। ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलिसी टू एनी सर्कल इज फ्री, कहीं पर भी आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पासबुक फैसिलिटी फॉर ट्रैकिंग प्रीमियम, पासबुक की फैसिलिटी होती है प्रीमियम को ट्रैक करने के लिए। एनुअली, हाफ ईयरली, मंथली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, 4 तरीके के ऑप्शन होते हैं। एनुअली आप कर सकते हैं प्रीमियम, हाफ ईयरली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। रूरल पोस्टल इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं, तो विद नेटवर्क ऑफ अर्बन एंड रूरल पोस्ट ऑफिस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बिलीव दैट थ्रू यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस RPLI is only insure offer highest return for lowest premium. It provide insurance to all government sector personnel and also provide sector employee.
ये वो प्लान होते हैं जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो वो लोग वर्क कर रहे होते हैं रूरल एरियाज में, उन्हें ये इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेंशन प्लान। तो इट ऑफर बोथ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लान। पेंशन प्लान क्या होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों कवर होता है। बाय इन्वेस्टिंग रेगुलरली इन योर पेंशन प्लान यू कैलकुलेट लार्ज सम ओवर टाइम। आप अपने पेंशन प्लान में थोड़ा रेगुलरली अमाउंट जमा करके एक लार्ज अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। द पीपीएफ इज पॉपुलर रिटायरमेंट प्लान। इसका एक एग्जांपल है पीपीएफ। पेंशन प्लान भी कई टाइप के होते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें क्या होता है गवर्नमेंट क्रिएट एनएसपी टू हेल्प रिटायर्ड पीपल। गवर्नमेंट ने ये नेशनल पेंशन स्कीम बनाई है रिटायर्ड पीपल के लिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, आपको 1,000 रुपये महीने जमा करने पड़ते हैं और आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है 15 ईयर लॉन्ग टर्म स्कीम है ये। इसमें आप 1.5 लाख रुपए एनुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको लास्ट या तो आप फुल में दे दें इसे या 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, मतलब मंथली दे सकते हैं और लास्ट में इसको आपका कंप्लीट अमाउंट मिल जाएगी। थर्ड है ईपीएफ जिसे कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है इट इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेविंग व्हीकल फॉर सैलरीड वर्कर। बोथ यू एंड योर एम्प्लॉय मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन टू योर ईपीएफ अकाउंट। इसमें क्या होता है ये सैलरीड वर्कर के लिए एक अच्छी स्कीम है। इसमें क्या होता है जो आपका एम्प्लॉयर है और आप है दोनों लोग मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ईच मंथ यू शेयर डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी। आपका शेयर हर महीने सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाता है और रिटायरमेंट के बाद आपको टोटल अमाउंट मिलती है जो भी आपने कंट्रीब्यूट करी है, चाहे आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करी है या चाहे जो इंटरेस्ट है, सब कुछ मिलाकर आपको मिल जाता है लास्ट में। नेक्स्ट है एन्युटी प्लान विद इंश्योरेंस कवरेज। जिसमें क्या होता है दिस प्लान गिव लाइफ टाइम प्रोटेक्शन एंड स्टडी इनकम। इसमें क्या होता है लाइफ टाइम कवरेज के साथ साथ आपको स्टडी इनकम मतलब रेगुलर इनकम भी मिलती है। इफ ट्रेजेडी ओकर वाइल प्लान एक्टिव योर फैमिली रिसीव अ लमसम अमाउंट। और अगर इस प्लान के दौरान कोई डेथ वगैरह हो जाती है, कोई भी ट्रेजेडी होती है, तो फिर आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिलेगी। ठीक है, ये हो गई आपकी फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट। अब एक और यूनिट रह गई हमारी यूनिट नंबर 5, उसे और देखते हैं। यूनिट नंबर 5 है स्टॉक मार्केट के बेसिक कंसेप्ट। नंबर 1 है सेंसेक्स। क्या होता है तो ऑल्सो नोन एज सेंसिटिव इंडेक्स दैट कंसिस्ट 30 फर्म। सेंसिटिव इंडेक्स हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है 30 ब्लू चिप स्टॉक जो कंपनी है उन्हें इंक्लूड किया गया है इसमें उनके बेस ईयर 1978 1949 के साथ, जिसमें जो ये सेंसेक्स डिटरमाइन किया जाता है ये उनके स्टॉक्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन और बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का ये एक रिफ्लेक्टर होता है, मतलब स्टॉक मार्केट की कंडीशन के बारे में इसी से पता लगता है। निफ्टी इंडेक्स क्या होता है रिलीज्ड बाय एनएसई जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये इसे रिलीज करता है। निफ्टी is a acronym for National Stock Exchange 50 that are created by NSE। NSE ने क्रिएट करा था इसको अप्रैल 21 1996 में। इसमें क्या है जो इंडेक्स होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है 50 इक्विटी फर्म्स आउट ऑफ 2000 इक्विटी फर्म में से 50 टॉप इक्विटी फर्म्स के अकॉर्डिंग ये निफ्टी इंडेक्स डिसाइड किया जाता है। कैपिटल मार्केट क्या होती है वो मार्केट जहां से आप फंड रेज कर सकते हैं उसे कैपिटल मार्केट कहते हैं। ये दो टाइप की होती है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। जब आप न्यू सिक्योरिटी इश्यू करते हैं फर्स्ट टाइम तो वो प्राइमरी कैपिटल मार्केट में इशू होती है, और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का जहां एक्सचेंज होता है उसे हम सेकेंडरी कैपिटल मार्केट कहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है इट इज अ प्रोसेस विच प्राइवेट कंपनी गोज पब्लिक बाय इशूइंग इट्स शेयर टू जनरल पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं फर्स्ट टाइम अपना शेयर जनरल पब्लिक को इशू करती हैं सब्सक्राइब करने के लिए, उसे हम आईपीओ कहते हैं। आफ्टर आईपीओ कंप्लीट द कंप्लीट शेयर आर ट्रेडेड ऑन ओपन मार्केट। एक बार अगर आईपीओ हो जाता है फिर उसके शेयर से स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडेड होने लगते हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ये क्या होता है एफपीओ जिसे हम कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच अ फर्म ऑलरेडी लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट इशू शेयर टू करंट शेयर होल्डर और न्यू इन्वेस्टर। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो कंपनी पहले से लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर वो अपने और न्यू शेयर इशू करती है तो उसे हम एफपीओ कहते हैं। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या होता है जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली अपने शेयर पब्लिक को ना शेयर सेल करके एक ब्रोकर को सेल कर देती है, वो उसके सारे शेयर खरीद लेता है, फिर उस ब्रोकर के थ्रू सारी पब्लिक को उसके कंपनी के शेयर मिलते हैं, वो कहलाता है ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड। ये क्या होता है पूल ऑफ इन्वेस्टर्स फंड होता है। इसमें क्या होता है जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो जो इन्वेस्ट करते हैं मतलब सेविंग्स करते हैं उसमें वो उन सभी के अमाउंट को इकट्ठा करके स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं बॉन्ड्स में या सिक्योरिटीज में, और उन्हें फिर उस पर रिटर्न भी देते हैं। म्यूचुअल फंड के टाइप दिए आपको, इतना ज्यादा डिटेल में वैसे जाने की जरूरत है नहीं। ओपन एंडेड फंड होते हैं। दीज फंड डू नॉट रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ टाइमिंग ऑफ परचेजेज। इसमें कोई भी
नंबर ऑफ टाइम परचेज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इन्वेस्टर कैन एंटर और एग्जिट फंड एट करंट नेट एसेट वैल्यू, कभी भी आप एंटर कर सकते हैं इसमें, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड होते हैं, इसमें प्री डिटरमाइंड यूनिट कैपिटल होती है और कुछ ही टाइम के लिए ये अवेलेबल होते हैं। इंटरवल फंड होते हैं हाइब्रिड ऑफ बोथ, जिसमें ये दोनों के बेनिफिट्स होते हैं, वो कहलाते हैं इंटरवल फंड्स। इन्हें छोड़िए, अब रिस्क देखिए। रिस्क क्या होता है? एनी अनसर्टेनिटी इन योर इन्वेस्टमेंट दैट कुड हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर फाइनेंस। कोई भी अनसर्टेनिटी जिसकी वजह से आपके फाइनेंस का लॉस हो, मतलब आपके पैसे का लॉस हो, तो वो कहलाता है रिस्क। रिस्क दो टाइप के होते हैं, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में रिस्क दैट एग्जिस्ट थ्रू द सिस्टम एंड अफेक्ट द इंटायर मार्केट। एक ऐसा रिस्क जो पूरे सिस्टम में आए और पूरी मार्केट को अफेक्ट कर दे, वो कहलाता है सिस्टमेटिक रिस्क। और अनसिस्टमेटिक होते हैं जो कि रेजिडुअल, यूनिक एंड डिजायरिफाइबल रिस्क होते हैं, जो कि किसी यूनिक कंपनी या इंडस्ट्री में आते हैं सिर्फ। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? तो प्रेफरेंस शेयर रेफर्स टू प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वो शेयर जिनको डिविडेंड की पेमेंट में और रिपेमेंट में प्रेफरेंशियल राइट होता है, मतलब उनके पास राइट होता है कि उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगी और रिपेमेंट की जाएगी उनकी कैपिटल की, वो कहलाते हैं प्रेफरेंस शेयर। बाकी जो रह गए वो कहलाते हैं इक्विटी शेयर। डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। फेस वैल्यू मतलब वो वैल्यू स्टेटेड वैल्यू ऑफ ईच शेयर मेंशन बाय कंपनी। जो कंपनी ने अपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में अपने शेयर्स की वैल्यू लिख रखी है, वो कहलाती है फेस वैल्यू। बोनस शेयर क्या होता है? जब कंपनी अपने रिजर्व को कैपिटलाइज करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ शेयर इशू कर दे, तो वो कहलाता है बोनस शेयर। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट में जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन्हें वो और छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। 10 रुपए वाले शेयर को 2 रुपए में डिवाइड कर देती है, वो कहलाता है स्टॉक स्प्लिट। बाईबैक क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कंपनी अपने फंड जो उसके पास आइडल फंड पड़ा है उसे खत्म करने के लिए अपने शेयर्स को मार्केट में से वापस खरीद लेती है, उसे कह लेते हैं हम बाईबैक। डिबेंचर्स क्या कहलाते हैं? ये एक इंस्ट्रूमेंट है लोन रेज करने का, डेट लेने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एविडेंस होता है कि किस पर्सन ने किससे डेट लिया हुआ है। मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू वो होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर जिस वैल्यू में शेयर्स ट्रेडेड हो रहे होते हैं या सिक्योरिटीज ट्रेडेड हो रही होती है, उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी एज होल कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। टोटल मार्केट वैल्यू जो एक कंपनी की होती है उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो डीमेट अकाउंट होल्ड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डीमेट अकाउंट एक टाइप का अकाउंट होता है जो कि आपकी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करके रखता है। ये 1966 में स्टार्ट हुआ था। एनएसडीएल और सीडीएसएल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें डिपॉजिटरी कहलाते हैं। नेक्स्ट है डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट स्लिप। डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट स्लिप क्या होती है? तो बिफोर एडवेंट ऑफ डीमेट अकाउंट फिजिकल डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप परफॉर्म सेम रोल एज चेक। इफ शेयर होल्डर वांट टू ट्रांसफर शेयर टू अनदर पर्सन ही नीड टू फिल डिटेल ऑफ डीमेट अकाउंट। से पहले जो शेयर ट्रांसफर किए जाते थे वो इस डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के अकॉर्डिंग किए जाते थे। बिजनेस डेज, प्री ओपनिंग सेशन और ट्रेडिंग सेशन क्या होता है? तो बिजनेस डेज वो डेज होते हैं जिसमें शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। जिन डेज में वो होते हैं बिजनेस डेज। सैटरडे और संडे को स्टॉक शेयर ट्रेड नहीं होते हैं, तो वो बिजनेस डेज की लिस्ट में नहीं आते। प्री ओपनिंग सेशन क्या होता है? एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट पहले जो विंडो ओपन हो जाती है उसे हम कहते हैं प्री ओपनिंग सेशन। और ट्रेडिंग सेशन होता है हमारा 9:15 से लेकर 3:30 तक का ट्रेडिंग सेशन होता है शेयर्स का या सिक्योरिटीज का। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस एट विच अ शेयर हैज ट्रेडेड इन लास्ट 30 मिनट ऑफ बिजनेस डेज। बिजनेस डेज में लास्ट 30 मिनट में शेयर किस अमाउंट पर ट्रेड हुआ है उसका जो एवरेज प्राइस होता है वो कहलाता है क्लोजिंग प्राइस। और ओपनिंग प्राइस एट विच शेयर फर्स्ट ट्रेड ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन। ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने पर फर्स्ट शेयर किस अमाउंट में ट्रेड होता है वो कहलाता है ओपनिंग ट्रेड स्टॉक ओपनिंग प्राइस। ब्लू चिप स्टॉक एंड डिफेंसिव स्टॉक क्या होता है? तो ब्लू चिप स्टॉक इज दैट कंपनी विच आर रेपुटेशन फॉर गुड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ इट्स अर्निंग, रिलायबिलिटी ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट प्रॉफिटेबली। ये ब्लू चिप कंपनी होती है जो कि अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रेपुटेटेड कंपनी होती है, जो कि रिलायबल होती है अपने ऑपरेशन पर और इनमें एबिलिटी होती है प्रॉफिट में ही हमेशा ऑपरेट करती हैं।
डिफेंसिव स्टॉक आर दोज विच डिलीवर रिटर्न इरेस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट। डिफेंसिव स्टॉक कौन से स्टॉक होते हैं? वो स्टॉक जो आपको रिटर्न देते हैं बिना किसी स्टॉक मार्केट कंडीशन और इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को देखे बिना। बुल बियर, बुल मार्केट एंड बियर मार्केट। अ बुल इज वन हु expect that price of share would rise and buy share in such expectations। एक बुल कौन होता है? वो होता है जो कि जिसे लगता है कि अब शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं और वो उससे पहले ही शेयर खरीद लेता है, वो कहलाता है बुल। और समवन हु एक्सपेक्ट डिक्लाइन इन प्राइस, जिसे लगता है कि प्राइस कम होने वाले हैं और वो अपने शेयर बेच देता है, वो कहलाता है बियर। बुल मार्केट क्या होती है? इन विच शेयर प्राइस आर राइजिंग, वो मार्केट शेयर की मार्केट जिसमें हमेशा शेयर के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो कहलाती है बुल मार्केट। और बियर मार्केट वो जिसमें प्राइस घट रहे होते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है? इट एनेबल वन टू स्टॉप लॉस, इट इज अ फीचर अवेलेबल इन डीमेट अकाउंट। ये डीमेट अकाउंट में एक फीचर होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपको जितनी अमाउंट पर शेयर्स अपने जो शेयर्स हैं उन्हें बेचना है वो अमाउंट सेट कर दो, तो उससे जैसी उस अमाउंट पर शेयर आएगा वैसी वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। डेरिवेटिव क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट डेट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम वन एंड मोर एसेट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक या एक से ज्यादा एसेट से अपनी वैल्यू को ड्राइव करे, डेरिवेटिव कहलाता है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन गिव द होल्डर ऑफ ऑप्शन द राइट टू बाय। कॉल ऑप्शन से क्या होता है? होल्डर के पास ऑप्शन आ जाता है कि वो शेयर खरीद सके या सिक्योरिटी खरीद सके। पुट ऑप्शन से ऑप्शन आ जाता है कि वो सिक्योरिटीज को बेच सके। नेक्स्ट है होल्डिंग पीरियड, द पीरियड और ड्यूरेशन फॉर विच इन्वेस्टर होल्ड इन्वेस्टमेंट बिफोर सेलिंग इट। होल्डिंग पीरियड क्या होता है? किसी भी इन्वेस्टमेंट को सेल करने से पहले ओनर ने उसे कितने टाइम तक होल्ड किया, वो कहलाता है होल्डिंग पीरियड। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? तो 12 महीनों से कम पीरियड में जो गेन हुआ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 12 महीनों से ज्यादा का जो गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन दिस गेन्स डिमांड चेंज इन इनकम टैक्स। इन पर टैक्स लगता है, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं इन पर टैक्स लगता है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमने यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 को अपनी आज की वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझा दिया है मैंने। मे भी अब आपके कोई डाउट नहीं रहा होगा। इससे पहले की यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 आपके पहले ही चैनल पे अपलोड हो रखी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।